हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बुनियाद उर्दू। स्टूडेंट्स, आज हम नाइन्थ क्लास की ज्योग्राफी से चैप्टर पॉपुलेशन को डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पॉपुलेशन क्या है। व्हाट इज़ पॉपुलेशन? द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया और अ कंट्री इज़ नोन एज पॉपुलेशन। ठीक है, जनसंख्या क्या है? किसी खास जगह या मुल्क में रहने वाले लोगों को जनसंख्या या आबादी कहा जाता है। बच्चों, पॉपुलेशन इज़ कैलकुलेटेड थ्रू सेंसिस। पॉपुलेशन को कैलकुलेट किया जाता है सेंसिस के थ्रू। अब सेंसिस क्या है? व्हाट इज सेंसिस? अ सेंसिस इज एन ऑफिशियल इन्यूमरेशन ऑफ पॉपुलेशन डन पीरियोडिकली। मीन्स हर एक पीरियड के बाद, फॉर एग्जांपल 10 ईयर्स, इंडिया में हम 10 ईयर्स का पीरियड के बाद पॉपुलेशन की टैली की जाती है, पॉपुलेशन की काउंटिंग की जाती है, उसे हम सेंसिस कहते हैं। ठीक है, अ सेंसिस इज एन ऑफिशियल इन्यूमरेशन ऑफ पॉपुलेशन डन पीरियोडिकली। मतलब पॉपुलेशन की टैली करना, काउंटिंग करना हर एक पीरियड के बाद, उसे हम सेंसिस कहते हैं। अगर बच्चों हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में पहली बार जो सेंसिस हुए थे वो हुए थे 1872 में। इन इंडिया द फर्स्ट सेंसिस वाज हेल्ड इन द ईयर 1872। ठीक है, बट द फर्स्ट कंप्लीट सेंसिस हाउएवर वाज टेकन इन द ईयर 1881। लेकिन पहली बार जो कंप्लीट सेंसिस हुए वो हुए 1881 में। क्लियर? सिंस देन सेंसिस हैव बीन हेल्ड रेगुलरली एवरी 10th ईयर। 1881 के बाद हर 10 साल के बाद जो है वो इंडिया में अब सेंसिस होते हैं। अब है टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। अब कितनी पॉपुलेशन है इंडिया की? क्लियर? इंडियाज पॉपुलेशन एज ऑन मार्च 2011 स्टूड एट 121 करोड़। अगर हम 2011 के सेंसिस की बात करें तो इंडिया की पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू द सेंसिस ऑफ 2011 इज़ 121 करोड़। क्लियर? इंडियाज पॉपुलेशन अकाउंट्स फॉर 17.5% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। मीन्स दुनिया की 100% पॉपुलेशन में से, ठीक है, वर्ल्ड की पूरी 10% 100% पॉपुलेशन में से इंडिया जो है वो 17.5% जो है वो कंट्रीब्यूट करता है। क्लियर? द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एट 121 करोड़ is almost equal to the combined population of USA, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड जापान। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि इंडिया की 121 करोड़ पॉपुलेशन किन कंट्रीज़ के बराबर है? ठीक है, यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश और जापान को मिलाकर, इन सभी कंट्रीज़ को मिलाकर 121 करोड़ के लगभग जो है वो इतनी पॉपुलेशन बनती है। तो इंडिया अकेली कंट्री और ये 6 कंट्रीज़ की पॉपुलेशन जो है वो बराबर है। क्लियर? अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसिस, अगर हम 2011 सेंसिस की बात करें तो उत्तर प्रदेश इंडिया की सबसे मोस्ट पॉपुलस स्टेट है। क्लियर? उत्तर प्रदेश इज़ द मोस्ट पॉपुलस स्टेट इन द कंट्री वेयर द टोटल पॉपुलेशन इज़। उत्तर प्रदेश की टोटल पॉपुलेशन कितनी बताई है 2011 के सेंसिस के अकॉर्डिंग? 19,92,81,477। क्लियर? उत्तर प्रदेश इज होम टू 16% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। मीन्स इंडिया की 100% पॉपुलेशन में से 16% पॉपुलेशन जो है वो सिर्फ उत्तर प्रदेश की है। अब सबसे कम पॉपुलेशन किसकी है इंडिया की स्टेट की? ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सेंसिस ऑफ 2011 द लीस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया इज सिक्किम। क्लियर? जहाँ की सिर्फ कितनी आबादी है, कितनी पॉपुलेशन है टोटल? 6,07,688। क्लियर? स्टेट्स विद हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। अभी इंडिया की कुछ 4-5 स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पर आधी पॉपुलेशन इंडिया की इन स्टेट्स में है। ठीक है, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन लिव्स इन जस्ट 5 स्टेट्स। इंडिया की आधी पॉपुलेशन सिर्फ 5 स्टेट्स में है। ठीक है, वो स्टेट्स कौन कौन सी हैं? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड आंध्र प्रदेश।
इंडिया की आधी ही पॉपुलेशन जो है इन 5 स्टेट्स में है। नेक्स्ट है पॉपुलेशन डेंसिटी। अब पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है? ठीक है, व्हाट इज पॉपुलेशन डेंसिटी? पॉपुलेशन डेंसिटी इज कैलकुलेटेड एज द नंबर ऑफ पर्सन्स पर यूनिट एरिया। मीन्स एक पर यूनिट एरिया में कितने लोग जो है रह रहे हैं, उसे हम कहते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी को कैलकुलेट कैसे किया जाता है कि एक यूनिट एरिया के अंदर कितने लोग रह रहे हैं, उसे ही हम कहते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। अगर हम इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो इंडिया में एक स्क्वायर किलोमीटर के अंदर जो हैं वो कितने लोग रह रहे हैं अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसिस, वो है 382। ठीक है, द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया इन द ईयर 2011 वॉज 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। Densities vary from 1102 persons per square kilometer in Bihar to only 17 persons पर स्क्वायर किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। इंडिया की जो स्टेट्स हैं वो डिफ़र करती हैं पॉपुलेशन डेंसिटी में। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो बिहार की है। कितनी है? 1102 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। वहीं अगर हम सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी देखें तो वो है अरुणाचल प्रदेश की, जस्ट 17 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। तो जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि इंडिया की सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी की स्टेट की है, तो वो है बिहार की। ठीक है, कितनी है बिहार की? 1102 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। और सबसे कम किसकी है? अरुणाचल प्रदेश की, जस्ट 17। अब है पॉपुलेशन ग्रोथ। व्हाट इज़ पॉपुलेशन ग्रोथ? पॉपुलेशन का बढ़ना। ठीक है, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन रेफर्स टू द चेंज इन द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स। मतलब एक जगह के, मान लो एक जगह में अगर 100 लोग रह रहे हैं तो एक पीरियड के बाद अब वहाँ पे कितने और लोग जो हैं वो पैदा हुए, कितने और बच्चे पैदा हुए, कितनी पॉपुलेशन बढ़ी, उसी को हम कहते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, वो एक जगह के कुछ रहने वाले लोगों में और कितने बच्चे जो हैं वो ऐड हुए, उसी को कहेंगे हम पॉपुलेशन ग्रोथ। तो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन रेफर्स टू द चेंज इन द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स ऑफ अ कंट्री टेरिटरी ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम दैट इज़ लास्ट 10 ईयर्स। मैंने बताया ना आपको पहले ही कि इंडिया में हम 10 ईयर्स की पीरियड के बाद पॉपुलेशन की टैली काउंटिंग करते हैं। क्लियर? पॉपुलेशन ग्रोथ को हम दो वेज में एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ इज एक्सप्रेस्ड इनटू टू वेज। फर्स्ट वन इज एब्सोल्यूट नंबर्स और सेकंड वन इज इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। एब्सोल्यूट नंबर का मतलब ये हुआ कि हम सीधा बताएंगे कि अगर मान लो यूपी की अगर हमने ऊपर जैसे बात की कि फॉर एग्जांपल यूपी में जो है ऑलमोस्ट 20 करोड़ जो है वो 20 करोड़ पॉपुलेशन है, तो एब्सोल्यूट नंबर हम ये बताएंगे 20 करोड़ में एक 10 साल के बाद जो है वो यूपी में 1 लाख जो है और ऐड हुए। ठीक है, ये तो ये है, हमने सीधा बताया कि 1 लाख पर्सन और ऐड हुए, तो वो आ गया एब्सोल्यूट नंबर्स। तो परसेंटेज बताएं अगर हम, तो परसेंटेज हम देखते हैं कि इस 10 ईयर्स के पीरियड में कितने लोग और ऐड हुए। जैसे फॉर एग्जांपल हम बताएंगे परसेंटेज में बताएंगे। ठीक है, हम परसेंटेज निकालेंगे, फॉर एग्जांपल जैसे 3%, ठीक है, या 2% कहेंगे हम, तो उसी को हम कहेंगे इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। उसमें हम एग्जैक्टली काउंटिंग नहीं करते, उसमें हम परसेंटेज निकालते हैं। अब है पॉपुलेशन चेंज, प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज। तो देयर आर 3 मेन प्रोसेसेस ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन चेंज के 3 प्रोसेस है। ठीक है, पॉपुलेशन चेंज कैसे होती है? पॉपुलेशन चेंज कैसे होती है? पॉपुलेशन चेंज होती है 3 वे से, 3 तरीके हैं, 3 प्रोसेस से पॉपुलेशन चेंज होती है। फर्स्ट है बर्थ रेट, यानी कि बर्थ्स ज़्यादा हो रही हैं, ठीक है, उसी को हम कहेंगे बर्थ रेट। नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 पर्सन्स इन अ ईयर। ये एक मतलब कि हम एक ऐसा रेशो लेते हैं 1000 का। ठीक है, फॉर एग्जांपल 1000 की रेशो में 1000 की रेशो में एक साल में कितने बच्चे ऐड हुए,
कितने बच्चों का जन्म हुआ, कितने बच्चों का लाइव बर्थ हुई, उसी को हम कहते हैं बर्थ रेट्स। हम 1000 की रेशो में इनको देखते हैं कि एक ईयर में 1000 की रेशो में और कितने बच्चे जो हैं वो पैदा हुए, उसे हम कहते हैं बर्थ रेट्स। क्लियर। नेक्स्ट है डेथ रेट। अब डेथ रेट देखो, पॉपुलेशन चेंज कैसे होती है। पॉपुलेशन चेंज, मान लो अगर एक एरिया में 100 लोग हैं तो 100 में से 2-3 लोगों की जो डेथ हुई तो चेंज तो होगी, ठीक है। पहले 100 थे, 2 लोगों की डेथ हुई तो कम हो गए, तो दैट इज़ पॉपुलेशन चेंज हुई। वैसे ही 100 लोग थे तो 100 लोग में 10 बच्चों का और जन्म हुआ तो 10 बच्चे और ऐड हो गए पॉपुलेशन में, तो पहले 100 थे तो अब हो गए 110। तो ये पॉपुलेशन चेंज ऐसे होती है। उसके बाद है नंबर ऑफ डेथ्स पर थाउजेंड पर्सन इन अ ईयर। सेम वही 1000 की रेशो में एक साल में कितने लोगों की डेथ हुई, 1000 के रेशो में एक साल में कितने लोगों की डेथ हुई, उसे हम कहते हैं डेथ रेट। अब है माइग्रेशन। देखो लोग जो हैं मूव करते हैं, ठीक है। माइग्रेशन, मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम रीजन टू रीजन, फ्रॉम स्टेट टू स्टेट इज नोन एज माइग्रेशन, ठीक है। व्हाट इज माइग्रेशन? मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, वन रीजन टू रीजन और स्टेट टू स्टेट, ठीक है। उसी को हम माइग्रेशन कहते हैं। माइग्रेशन की 2 टाइप्स है, कौन कौन सी? इंटरनल माइग्रेशन एंड इंटरनेशनल माइग्रेशन। माइग्रेशन कैन बी इंटरनल विद इन द कंट्री और इंटरनेशनल। देखो जो इंटरनल कंट्री के अंदर जो माइग्रेशन होगी उससे पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं होगी, ठीक है। हाँ, नंबर जो है पॉपुलेशन का चेंज हो सकता है। फॉर एग्जांपल यूपी बिहार से बहुत सारे लोग जम्मू एंड कश्मीर में आते हैं, फॉर एग्जांपल यूपी एंड बिहार से, तो यूपी एंड बिहार के जम्मू एंड कश्मीर में आ रहे हैं तो इंडिया की पॉपुलेशन थोड़ी ना बढ़ेगी, वो सिर्फ पॉपुलेशन चेंज होगी। वहाँ से 100 लोग जम्मू एंड कश्मीर में आए तो जम्मू एंड कश्मीर में लोग ज़्यादा बनेंगे, ठीक है, लेकिन पॉपुलेशन ओवरऑल इंडिया की सेम रहेगी। तो माइग्रेशन कैन बी इंटरनल विद इन द कंट्री और इंटरनेशनल। तो इंटरनेशनल जो माइग्रेशन है उससे पॉपुलेशन ग्रोथ होती है, ठीक है, ग्रोथ भी होगी और चेंज भी होगी। माइग्रेशन कैन बी इंटरनेशनल, जो कंट्री टू कंट्री होती है। मान लो एक कंट्री के लोग जो हैं दूसरी कंट्री में रहने के लिए आ गए तो वैसे ही पॉपुलेशन बढ़ेगी। अब है एज कंपोजिशन। एज कंपोजिशन इज वन ऑफ द मोस्ट बेसिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉपुलेशन। एज कंपोजिशन पॉपुलेशन का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, एक इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। द पॉपुलेशन ऑफ अ नेशन इज जनरली ग्रुप्ड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज। एक कंट्री की पॉपुलेशन को, ठीक है, हमारी इंडिया, स्पेशली इंडिया की बात करें तो इंडिया की पॉपुलेशन को हमने 3 ग्रुप में डिवाइड किया है, 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया है। सबसे पहले वाला जो ग्रुप रखा है हमने वो रखा है बच्चों का, चिल्ड्रेन बिलो 15 ईयर्स। 15 साल के नीचे के जो बच्चे हैं वो आएंगे फर्स्ट कैटेगरी में, ठीक है। दे आर इकोनॉमिकली अनप्रोडक्टिव, वो अनप्रोडक्टिव हैं, वो कुछ नहीं कमा रहे हैं, ठीक है। एंड नीड टू बी प्रोवाइडेड विद फूड, क्लोथिंग, एजुकेशन एंड मेडिकल केयर। तो इन बच्चों को 15 साल के नीचे के जो बच्चे हैं इनको अच्छी न्यूट्रिशियस फूड की ज़रूरत है, उनको कपड़ों की भी ज़रूरत रहती है, पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत रहती है, उनको मेडिकल केयर की नीड रहती है। तो ये जो ग्रुप है वो है चिल्ड्रन का ग्रुप बिलो 15 ईयर्स। क्लियर। नेक्स्ट है वर्किंग एज। अब वर्किंग एज में कौन लोग आते हैं? 15 ईयर्स से लेके 59 ईयर्स तक के जो लोग हैं वो आते हैं वर्किंग एज में, ठीक है। ये सेकंड कैटेगरी है एज कंपोजिशन की, वर्किंग एज। अब जो वर्किंग एज है ऑब्वियसली वो क्या करेंगे, वो काम करेंगे, ठीक है। दे आर इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव एंड बायोलॉजिकली रिप्रोडक्टिव। वो बायोलॉजिकली रिप्रोडक्टिव भी है, इन्हीं से रिप्रोडक्शन होगी आगे, जनसंख्या और आगे इन्हीं से बढ़ेगी और ये पैसा भी कमाएंगे, ठीक है। दे आर इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव एज वेल एज रिप्रोडक्टिव। दे कंप्राइज द वर्किंग पॉपुलेशन, ठीक है। तो यही जो है ये वर्किंग पॉपुलेशन जो है ये 15 से लेके 59 ईयर्स तक के जो लोग हैं ये वर्किंग पॉपुलेशन में आएंगे।
उसके बाद है एज्ड। अब एज्ड जो है, जिनकी उम्र जो है वो 59 से ऊपर है, ठीक है, ये थर्ड कैटेगरी है एज कंपोजिशन की। एज्ड है अबव 59 ईयर्स। तो दे कैन बी इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव दो दे मे हैव रिटायर्ड एंड दे मे बी वर्किंग वॉलेंटरली। देखो, तो एज जो है, जो 59 ईयर्स के बाद का जो ग्रुप है वो इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव हो सकते हैं, लेकिन अमूमन जो है वो रिटायर हो जाते हैं, ठीक है। तो वो वॉलेंटरली काम कर सकते हैं, तो चाहें तो वैसे उनके लिए जो है वो रिटायरमेंट हो जाती है 59 ईयर्स के बाद। तो ये है थर्ड ग्रुप एज कंपोजिशन का, ठीक है। दे कैन बी इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव, वो हो सकते हैं प्रोडक्टिव, इकोनॉमिकल प्रोडक्टिव, दो दे मे हैव रिटायर्ड एंड दे मे बी वर्किंग वॉलेंटरली। अब है सेक्स रेशो। व्हाट इज सेक्स रेशो? सेक्स रेशो इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स इन द पॉपुलेशन। मतलब सेम वही 1000 की रेशो में एक जगह पर कितनी फीमेल्स जो हैं वो रह रही हैं। मतलब 1000 का जो रेशो है, ठीक है, हमने एक ग्रुप बनाया है 1000 का, ठीक है, 1000 का हमने ग्रुप बनाया। अब हम ये देखेंगे हर जगह का कि 1000 के रेशो में कितनी फीमेल्स हैं, उसी को हम कहेंगे सेक्स रेशो। तो सेक्स रेशो इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स इन द पॉपुलेशन। It is an important social indicator to measure the extent of equality between males and females in a society. तो ये एक इम्पॉर्टेंट सोशल इंडिकेटर है जो हमें बताता है कि सोसाइटी में इक्वलिटी बनी है या नहीं, मेल और फीमेल में इक्वलिटी है या नहीं है। क्लियर? अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया की सेक्स रेशो की बात करें, तो द सेक्स रेशो ऑफ इंडिया इज़ 940, ठीक है, बहुत कम है। 1000 का रेशो है, 1000 के रेशो में फीमेल्स जस्ट 940 हैं, ठीक है। क्लियर? तो फॉर एग्जांपल अगर हम ये देखें कि एक रीजन में अगर 1000 मेल हैं, एक एरिया में 1000 मेल हैं, तो वहाँ पर फीमेल्स कितनी हैं? तो इंडिया में जस्ट 940 हैं। तो ये तो अभी हम 1000 के रेशो में देख रहे हैं। अगर हम क्रोड्स में देखेंगे तो फिर तो बहुत डिफरेंस आ जाएगा ना, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं सेक्स रेशो। तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सेक्स रेशो कहाँ, किस स्टेट का है इंडिया की? वो है केरला, 1084। तो यहाँ पर ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पर 1000 के मुकाबले में हम देखें तो केरला में फीमेल्स ज़्यादा हैं। क्लियर? तो विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट सेक्स रेशो? वो है केरला। सबसे कम लोएस्ट सेक्स रेशो कहाँ का है? तो बच्चों अगर हम इंडिया की लोएस्ट सेक्स रेशो की बात करें तो सबसे लोएस्ट सेक्स रेशो है हरियाणा का। बच्चों ये यहाँ पर मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, ये है 879, ठीक है। तो इंडिया में सबसे लोवेस्ट सेक्स रेशो जो है वो हरियाणा स्टेट का है, जस्ट 879, ठीक है। 1000 के रेशो में हरियाणा में सिर्फ 879 फीमेल्स है। अब है लिटरेसी रेट। अब लिटरेसी क्या है? व्हाट इज़ लिटरेसी? अ पर्सन aged 7 years and above who can read and write with understanding in any language is treated as literate। मतलब 7 साल के ऊपर जो भी कोई पर्सन है, अगर वो किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी भाषा में अपना नाम लिख सकता है, पढ़ सकता है, ठीक है, या थोड़ी बहुत काउंटिंग कर सकता है, तो उसे हम लिटरेट कहते हैं, ठीक है। अ पर्सन एज्ड 7 years एंड अबव हु कैन रीड एंड राइट विद अंडरस्टैंडिंग इन एनी लैंग्वेज इज ट्रीटेड एज लिटरेट। क्लियर? अब अगर हम इंडिया की लिटरेसी की बात करें तो सबसे ज़्यादा लिटरेसी जो है वो किस स्टेट की है? वो है केरला की। लेकिन सबसे पहले हम ये देखें इंडिया की टोटल लिटरेसी रेट कितना है। द लिटरेसी रेट इन द कंट्री एज पर द 2011 सेंसिस इज 73%। इंडिया की जो लिटरेसी रेट है वो कितना है? 73%। बहुत कम है ये, ठीक है। हमारा मिशन ये है कि 100% लिटरेसी रेट रहे, ठीक है। इसमें से 73% में से 80.9% जो हैं वो मेल्स हैं लिटरेट, और 64.6% जो है वो फीमेल्स हैं लिटरेट।
तो ये बहुत कम है। हम चाहते हैं कि इसको इक्वल किया जाए, मेल और फीमेल जो हैं वो इक्वल लिटरेसी रेट इन दोनों का रहे। ठीक है, अब है स्टेट विद हाईएस्ट लिटरेसी रेट। तो मैंने पहले ही कहा था हाईएस्ट लिटरेसी रेट किस स्टेट का है, केरला का 93.9%, और सबसे कम है बिहार का 63.82%। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, नोट कर देना। 63.82% सबसे लोवेस्ट लिटरेसी रेट है बिहार का, और सबसे हाईएस्ट है केरला का। अगर हम ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की बात करें, लोग किस काम के साथ ज़्यादा एंगेज्ड हैं, ठीक है, तो उसी हम कहेंगे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। मतलब किस किस ग्रुप के साथ, किस किस काम के साथ, किस एक्टिविटी के साथ लोग जो हैं वो जुड़े हैं। तो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन इज रेफर्ड टू एज द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, ऑक्यूपेशंस आर जनरली क्लासिफाइड एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तो लोग जो हैं तीन तरह की एक्टिविटीज़ के साथ जुड़े हैं। ठीक है, सबसे पहले नंबर पर है प्राइमरी, उसके बाद है सेकेंडरी और टर्शियरी। ठीक है, अब प्राइमरी क्या है, तो बच्चों प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या हैं? प्राइमरी एक्टिविटीज़ आर दोज एक्टिविटीज़ विच इंक्लूड एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, प्राइमरी एक्टिविटी को हम एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ भी कहते हैं। प्राइमरी एक्टिविटीज़ आर ऑल्सो नॉन एज एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ की एग्जांपल क्या हैं? एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग एंड क्वेरिंग, ये प्राइमरी एक्टिविटीज़ की एग्जांपल्स हैं। यहाँ से भी एक नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये आप याद रखना। प्राइमरी एक्टिविटीज़ आर दोज एक्टिविटीज़ विच इंक्लूड एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। क्लियर? सेकंड है सेकेंडरी एक्टिविटीज़। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ क्या है? सेकेंडरी एक्टिविटीज़ को हम मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ भी कहते हैं। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ आर दोज एक्टिविटीज़ विच कन्वर्ट्स रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स या फिनिश्ड प्रोडक्ट। तो जहाँ पर हम रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं फाइनल प्रोडक्ट में, उसी को हम कहते हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज़। तो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ की एग्जांपल्स क्या हैं? जैसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जहाँ पर कोई चीज़ बन रही है, बिल्डिंग आ गया या कंस्ट्रक्शन वर्क आ गया, वो आता है सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में। क्लियर? नेक्स्ट है टर्शियरी एक्टिविटीज़। तो टर्शियरी एक्टिविटीज़ इंक्लूड ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, कमर्स, एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर सर्विसेज। तो टर्शियरी एक्टिविटीज़ आर दोज एक्टिविटीज़ विच प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज़। ये प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करता है। तो टर्शियरी एक्टिविटीज़ को हम सर्विस एक्टिविटीज़ भी कहते हैं। ठीक है, ये सर्विस प्रोवाइड करता है। तो फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, कमर्स, बैंकिंग है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन है, ये सारा का सारा टर्शियरी एक्टिविटीज़ में आता है। अब है हेल्थ। हेल्थ इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन कंपोजिशन। ठीक है, हेल्थ एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है किसी भी पॉपुलेशन कंपोजिशन का, विच अफेक्ट्स द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। अगर किसी कंट्री की हेल्दी पॉपुलेशन होगी तो वहाँ की डेवलपमेंट ज़्यादा होगी। जहाँ के लोग ज़्यादा बीमार रहेंगे तो वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं होगी। सस्टेन्ड एफर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट प्रोग्राम्स हैव रजिस्टर्ड सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इन द हेल्थ कंडीशन ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन। हमारी इंडियन गवर्नमेंट कॉन्टीन्यूसली जो है डिफरेंट प्रोग्राम्स जो है, हेल्थ प्रोग्राम्स जो हैं वो लॉन्च कर रही है। ठीक है, ताकि जो हमारी पॉपुलेशन है, हमारी कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो हेल्दी रहे, वो इम्प्रूव, जिससे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट बनी रहे। ठीक है, तो इम्प्रूवमेंट ज़्यादा होगी, हेल्थ कंडीशंस अच्छी रहेंगी तो इंडिया की डेवलपमेंट भी अच्छी ही होगी। क्लियर? डेथ रेट्स जैसे हम देखें कि अब डेथ रेट जो है इंडिया का वो कम हो गया है। ठीक है, डेथ रेट्स हैव डिक्लाइंड फ्रॉम 20 पर 1000 पॉपुलेशन इन 1951। ठीक है, अगर हम 1951 की बात करें तो 1000 के रेशो में उस टाइम 25 लोगों की जो है वो डेथ हो जाती थी। लेकिन अगर हम अब देखें 2011 के सेंसस से तो वो घटकर 7.2% हो गई है। ठीक है, यानी कि सिर्फ 7.2% जो है वो अब उनकी डेथ हो रही है। ठीक है, 1000 के रेशो में। तो ये एक
अच्छी बात है हमारे लिए, ठीक है। अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो बढ़ गई है, ठीक है। जब बच्चा कोई पैदा होता था, ठीक है, अगर हम 1951 की बात करें, जब कोई बच्चा पैदा होता था तो उसका जीवित रहने का जो पीरियड था वो कितना था, यानी कि कितने साल वो जीवित रह सकता था, एक्सपेक्ट करते थे कितने साल वो जीवित रहेगा, तो वो था उस टाइम जस्ट 36.7 ईयर्स, ठीक है। तो ऐसा माना जाता था कि भाई एक एवरेज ये माना जाता था कि बच्चा लगभग 37 ईयर्स जो है वो जीवित रहेगा। लेकिन अगर अब हम 2011 या 12 की बात करें तो अब ये जो रेशो है ये बढ़ गया है कितना, ऑलमोस्ट 68, ठीक है, 68 ईयर्स, 67.9 लगभग जो है वो 68, ठीक है। तो ये बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि मेडिकल केयर, मेडिकल फैसिलिटीज़ बढ़ गई है, ठीक है। तो हेल्थ कंडीशन जो है वो अब इम्प्रूव हो गई है इंडिया में। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इनिशिएटिव लिया है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी का, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया था 1952 में, ठीक है। जस्ट इस पर्पज से कि इंडिविजुअल हेल्थ अच्छी बनी रहे, लोगों की जो हेल्थ है वो अच्छी बनी रहे, लोग हेल्दी रहें, ठीक है, लोगों की वेलफेयर के लिए, ठीक है, लोगों की बेटरमेंट के लिए ये फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो है वो लॉन्च हुआ था 1952 में। वैसे ही इंडियन गवर्नमेंट ने नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी जो है वो 2000 में लॉन्च की, ठीक है, एडोलिसेंट्स के लिए, ठीक है। जो एडोलिसेंट्स हैं, जो बच्चे फॉर एग्जांपल 14 ईयर्स के बाद के जो बच्चे हैं, तो उनके लिए जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक पॉलिसी स्टार्ट की जिसका नाम है NPP, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000। अब क्या कहती है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000? नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 also put emphasis on other important needs of adolescents including protection from unwanted pregnancies। इस पीरियड में बच्चों को अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी जो है वो लॉन्च की है, वो स्टार्ट की है, ठीक है। ताकि बच्चे जो हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए किससे, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ से, ताकि बच्चों को सेक्सुअली कोई ट्रांसमिटेड डिजीज़ ना लगे, उनसे बचाने के लिए, ठीक है। ये STD यहाँ पर वो STD जो कॉलिंग STD नहीं है, ये आप याद रखना, यहाँ पर STDs सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, ठीक है, जैसे वो एड्स वगैरह होता है उससे बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, एडोलसेंट्स को स्पेशली। अब इस नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी के कुछ फीचर्स हैं, ये आपको याद रखने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं ये। पहला क्या है, डिलेड मैरिज एंड चाइल्ड बियरिंग, ठीक है। तो पहले क्या होता था, पहले बच्चों की शादी जल्दी हो जाती थी, तो अब गवर्नमेंट ने कुछ लॉज बनाए हैं, अब बच्चों की शादी जल्दी नहीं हो सकती। तो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग अब बच्चों की शादी जल्दी नहीं हो सकती। तो पहला फीचर है डिलेड मैरिज एंड चाइल्ड बियरिंग, यानी बच्चे भी जल्दी ना हों, ठीक है। जिन बच्चों की, जिन एडोलिसेंट्स की शादी बचपन में ही हो जाती थी तो उनके बच्चे भी जल्दी हो जाते थे। तो अब इस चीज़ को रोकने के लिए इंडिया ने एक नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी जो है वो 2000 स्टार्ट की है। दूसरा है एजुकेशन ऑफ एडोलिसेंट्स अबाउट द रिस्क ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्स। तो बच्चों को एजुकेट करना है कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स के कितना रिस्क है, ठीक है। तो इस चीज़ की एजुकेशन जो है वो बच्चों को प्रोवाइड करना। उसके बाद है मेकिंग कॉन्ट्रासेप्टिव सर्विसेज एसेसिबल एंड अफोर्डेबल। तो प्रेगनेंसी को रोकने के लिए बहुत सारी ऐसी सर्विसेज है जिससे अनवांटेड प्रेगनेंसीज को रोका जा सके। तो ये कम से कम हर एक एडोलिसेंट तक ये बात पहुँचे और हर एक एडोलिसेंट जो है वो इस चीज़ को एफर्ड कर सके। तो ये नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी का एक मेन पर्पज़ है। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग फूड सप्लीमेंट्स। तो प्रेगनेंसी के टाइम, ठीक है, बहुत ज़्यादा फूड सप्लीमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है, तो अच्छा फूड सप्लीमेंट जो है वो प्रोवाइड करना बच्चों को है, स्पेशली एडोलिसेंट्स को भी, ठीक है। इस उम्र में बच्चे अगर हेल्दी रहेंगे तो आगे जो है पूरा देश जो है वो इन पर निर्भर रहता है। तो बच्चों को अच्छी फूड सप्लीमेंट प्रोवाइड करना ताकि बच्चे जो हैं वो ऐसे कमज़ोर ना रहें। नेक्स्ट है न्यूट्रिशनल सर्विसेज। तो न्यूट्रिशियस फूड जो है वो स्पेशली इन एडोलिसेंट्स को प्रोवाइड करना ताकि वो स्ट्रॉन्ग बने रहें, ठीक है। इसके साथ साथ स्ट्रेंथनिंग लीगल मेजर्स टू प्रिवेंट चाइल्ड मैरिज।
तो कानूनी कुछ लॉज बनाए जाएं ताकि चाइल्ड मैरिज को प्रिवेंट किया जा सके। ठीक है, जैसे आप पहले देखते थे कि 18 ईयर्स का एक वो रखा था। ठीक है, कि 18 ईयर्स से नीचे जो है किसी लड़की की शादी नहीं होगी। अब इसको बढ़ा के 21 कर लिया है। तो ऐसे ही कोई लीगल मेजर्स जो है बनाए जाएं, लॉज बनाए जाएं ताकि चाइल्ड मैरिज ना हो। ठीक है, चाइल्ड मैरिज को प्रिवेंट करने के लिए। तो बच्चों, आज हमने 9th क्लास की ज्योग्राफी से चैप्टर पॉपुलेशन को डिस्कस किया। बच्चों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।